दोस्तों ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कोल इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट का प्रीव्यू दोस्तों इस वीडियो में करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लेकर आए हैं और डिविडेंड से जुड़ी भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कोल इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही ये चीजें यूजफुल रहने वाली है। अब 10 अगस्त है जिस दिन क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब बहुत ही जल्दी इनके रिजल्ट आने वाले हैं। अब दोस्तों जल्दी से इनका बिजनेस का हम प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए, क्वार्टर फोर का ये डेटा है, मतलब मार्च क्वार्टर जो जनवरी से मार्च था, तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 26,700 करोड़ का था। एबिटा 7,391 करोड़ का था और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 6,406 करोड़ का था। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है। अभी पिछले साल का जो क्वार्टर वन है उसके साथ भी कंपेयर होगा, क्वार्टर फोर के साथ भी कंपेयर होगा, तो हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो सेकेंड वेव है उसका अच्छा खासा यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। फिर भी देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा है। तब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब पूरे साल की, पिछले साल की बात करें तो भी रेवेन्यू जो था 96,000 करोड़ से गिरकर 90,000 करोड़ ही हुआ था। मतलब इतना बड़ा डिस्टर्बेंस के बाद भी रेवेन्यू उतना गिरा नहीं था। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केपेक्स केपेक्स मतलब कंपनी के जो खर्चे हैं। अब कंपनी के पास फंड्स बहुत है, प्रॉफिट्स है, तो वहीं से ही वो केपेक्स करती है। तो वो कहीं बाहर से लोन लेना, वो सब कोल इंडिया की तरफ से बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो ये पॉलिसी है कंपनी की कि केपेक्स के बाद जो भी पैसा बचेगा वो डिविडेंड में दे दिया जाएगा। मैं थोड़ी देर में वो आंकड़े भी लाऊंगा कि केपेक्स कितना कर रही है कंपनी और डिविडेंड कितना दे रही है। केपेक्स का मतलब कंपनी जो खर्चा कर रही है, जो भी उनके बिजनेस या फिर जो भी डेवलपमेंट काम है उनके लिए, ठीक है। और फंड बैलेंस पॉजिटिव है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हमारे चैनल में हम एनालिसिस जब करते रहते हैं तो बहुत बार हम लोग बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी की बात करते हैं। और अब रिलायंस भी बहुत एग्रेसिवली फ्यूचर एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर आ रहा है। टाटा तो है ही, टाटा पावर और बाकी सब कंपनियां है ही। तो लेकिन कोल इंडिया का ये जो वाला जो ग्राफ है ना, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा। देखिए, कोल इंडिया का कहना है कि कोयला अभी भी ऐसा नहीं है कि कोयला खत्म हो जाएगा। उनका कहने का है कि देखिए, फाइनेंशियल ईयर 19 में अगर जो पावर की जो डिमांड थी, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का बिल्कुल योगदान था, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1013 बीयू की ये यहाँ पर ऑल इंडिया डिमांड थी। तो उनका कहना है कि 10 सालों में ये बढ़ेगी 6% के हिसाब से भी अगर ये बढ़ती है। और रिन्यूएबल जो भारत का लक्ष्य है 450 गीगावाट का, जहां हम बात कर रहे हैं रिलायंस 100 गीगावाट, फिर टाटा पावर है, फिर बाकी जो एनटीपीसी और बाकी सब भी बात कर रहे हैं रिन्यूएबल के लिए। तो भी वो कहते हैं कि थर्मल का योगदान फिर भी बड़ा रहने वाला है। 72% अभी भी थर्मल, और थर्मल रहेगा मतलब कोयला रहेगा। तो ये एक चीज है। अब ये कोल इंडिया के लिए अच्छी भी हो सकती है चीज कि कोयले का यूज होता रहेगा, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो ईएसजी इन्वेस्टर्स है, खासकर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि कोयला है तो थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट है तो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन होता है तो इन्वायरमेंटल पर फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये आने वाला साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसीलिए हम दोनों ही चीज बता रहे हैं कि भविष्य में रिन्यूएबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोल इंडिया का कहना है कि कोयला भी कम नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कि किस हिसाब से ये चीजें बढ़ती है या कम होती है। बट ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। और वैसे ही अगर 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से भी ये बढ़ता है तो भी कोयला का यूजेज यहां पर होने वाला है। तो पावर डिमांड भारत में अगर बढ़ती है 8% के हिसाब से, 6% जो भी बढ़ती है, तो थर्मल का भी यूज होने वाला है, रिन्यूएबल का भी यूज होने वाला है। मतलब एक तरीके से दोनों ही को एग्जिस्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं आने वाला समय क्या बताएगा। तो ये दो व्यूज हैं और ये दो व्यूज में किस हिसाब से चीजें चेंज होती है हमको पता चलेगा। अब देखिए, कोल इंडिया ऐसा नहीं है कि कोयला है तो, लेकिन अभी वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं सोलर जनरेशन में। 3 गीगावाट का उन्होंने प्लान किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। कितना कर पाएंगे पता नहीं। ये गुजरात में एक प्रोजेक्ट भी उन्होंने जीता है 100 मेगावाट का। फिर एनटीपीसी ऊर्जा के साथ उन्होंने सोलर पावर के लिए बात की है। तो ये तो बहुत छोटा है, अगर आप पूरी स्कीम में अगर देखें तो एक बहुत छोटा परसेंटेज रिन्यूएबल का है जो हम देख पा रहे हैं। बाकी एल्यूमिनियम स्मेल्टरिंग में काम हो रहा है, सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है। अब वो कितना कर पाएंगे ये टाइम ही बताएगा। और इसमें से अगर कोई बिजनेस अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी रीरेटिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब चीजों के लिए अभी बहुत जल्दबाजी रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन अभी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 गीगावाट तो लगभग 450 गीगावाट पूरे इंडिया का अगर प्लान है, अगर
2030 तक 3 गीगावाट, अभी फाइनेंशियल 24 होगा, फिर तो भी इतनी बड़ी चीज नहीं होने वाली है। पूरी स्कीम का बहुत छोटा परसेंटेज रहने वाला है। बाकी मेन बिजनेस तो कोल इंडिया का कोल इंडिया ही सॉरी कोयला ही रहने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब मैं डिविडेंड के बारे में बता दूं, देखिए पिछले साल 12.5 ₹12.50 का डिविडेंड मिला था, तो 140 130 में जिसने भी खरीदा है उनको तो एक डिविडेंड यील्ड 7-8% की मिल गई है। अब देखिए कोल इंडिया में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कोल इंडिया को 280-300 के लेवल में भी उन्होंने देखा हुआ है, तो उनके लिए फिर बहुत बड़ी डिविडेंड डील नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए डिविडेंड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कंपनी को भी ग्रो करना है तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ना चाहिए। यहाँ ईएसजी का ऑलरेडी एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट है, बट डिविडेंड पेइंग कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए, मैं जो केपेक्स की बात कर रहा था, ग्रीन कलर है केपेक्स, तो कंपनी ने पिछले साल 13,000 करोड़ का केपेक्स किया था, और उसके बाद जो भी पैसा जो था प्रॉफिट्स और उसका जो था वो उन्होंने एज ए डिविडेंड दे दिया था। तो ये उनकी पॉलिसी है, यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, यहाँ पर कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया इंटेंड्स टू पे फ्री कैश फ्लो आफ्टर केपेक्स एज डिविडेंड एनुअली, ये उनकी पॉलिसी है। तो ये एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप ध्यान में रख सकते हैं। और पिछली बार उन्होंने पे आउट रेशियो भी उनका 61% का था, तो पे आउट रेशियो भी बहुत जरूरी है डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट जो मेंबर्स जो है हम लोग के चैनल में, वहां पर मैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोर्स भी ले रहा हूँ कि किस हिसाब से डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है। तो एक्सक्लूसिव जो मेंबर्स हैं उनको उनके डिविडेंड पर मैं बहुत सारा मैं कंटेंट उनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप भी वहां पर चाहे तो ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपना समय दिया। आपने के समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।